तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वर्ल्ड का जो मैप है ना, पूरे वर्ल्ड में जो है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। रशिया को यूक्रेन चाहिए, उसने इन्वेट कर दिया। चाइना को ताइवान चाहिए। हम लोगों को पीओके चाहिए। हमारी कोई अलग तैयारी चालू होगी अभी। तो अमेरिका भी सोच रहा है सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो मुझे भी कुछ लेना पड़ेगा। ईरान में तो फंसा हुआ है वो, पर फिर भी सुपर पावर होने के हिसाब से कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। दुनिया को दिखाना पड़ेगा ना कि मैं सुपर पावर हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए कभी कनाडा पर क्लेम कर देता है, कभी ग्रीनलैंड पर क्लेम कर देता है, और अभी जो है ना, अभी क्यूबा की तरफ उसका ध्यान है। ग्रीनलैंड ले नहीं सकता, पूरा यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट में आ जाएगा। कनाडा भी नहीं ले सकता, अभी उसकी वैसी हालत नहीं है। तो अभी क्यूबा पर बात चालू है, और क्यूबा जो है ना, पूरी तरीके से क्यूबा को घेर कर रखती है। अभी एक बात समझिए, जो अमेरिका जो मतलब देखो, डीप स्टेट जो है ना, वो हर किसी दुनिया भर में किस देश में कौन सी सत्ता लानी है, किसको हटाना है, किसको बिठाना है, ये सब चीज़ें तय करती है। इनका बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सब चक्करों में। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अमेरिका में खुद डीप स्टेट ने ही ऐसा कहा है कि मतलब ट्रम्प को सत्ता में लाया है फिर से? क्योंकि उनका जो पिछला भी टर्म था वो भी कोई मतलब उनकी खास अचीवमेंट्स उसमें नहीं थी। फिर भी इस बार भी अगर उनके जो खिलाफ खड़ी थी ना, वो कमला हैरिस थी। और कमला हैरिस के मुकाबले उनके जो मतलब देखा जाए ना, क्या कहते हो उनको, जब उनका जो वहाँ पे स्पीच होता है, जो पूरी लाइव पूरी दुनिया देखती है, अमेरिका के लोग देखते हैं, और वहाँ पे उनको क्वेश्चन किया जाता है वो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो उसमें अगर देखा जाए ना, तो कमला हैरिस ने बहुत अच्छे जवाब दिए थे, और कमला हैरिस बहुत ज़्यादा मतलब भारी दिख रही थी ट्रम्प के हिसाब से, वो जीत सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डीप स्टेट पूरी दुनिया में अगर इन्फ्लुएंस अपना रखता है, तो अमेरिका में भी रखता होगा, रहता वो है भी अमेरिका से ही। तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रम्प को जो है वो जानबूझकर इस बार सत्ता में लाया गया है, क्योंकि ट्रम्प की जगह अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट रहता तो अभी वो जो है वो इस वॉर में नहीं रहता था। जबकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, सीआईए, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री, इन्होंने सबने कहा था कि ये हमारा वॉर नहीं है, फिर भी अमेरिका इसमें कूदा है। अमेरिका कूदने के बाद अमेरिका जिस तरीके से फंस रहा है ना, और दुनिया के सामने जिस तरीके से वो बेनकाब हो रहा है ना, तो वो खास करके सुपर पावर कहलाने के लायक नहीं है। ये दुनिया को इतना समझ में आ गया है। अभी ये सुपर पावर होने के बाद सुपर पावर रहेगा कौन? देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब अमेरिका सुपर पावर बना है, अमेरिका खुद कहता था, उसने अपने जो साथीदार थे उनसे भी कहलाना शुरू कर दिया, और कहलाते कहलाते अभी पूरी दुनिया में मान लिया गया है कि वो सुपर पावर है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उसको उसका जो टफ टफ कॉम्पिटिटर था ना, तो वो रशिया था। तो 2000 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटा था, यूएसएसआर टूटने के बाद भी जब पुतिन आए, पुतिन ने सत्ता संभाली, तो 2002 से लेके 2005 तक अगर ध्यान में रखा जाए, तो अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो ना वो रशिया था। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे चाइना ने मतलब पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस बना लिया। चाइना कहने लगा कि मैं भी सुपर पावर। 2015 के बाद से जिस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी में सुधार किया, अपने वो एक तरह से पूरी तरह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है चाइना। तो उसमें उसके पास भी उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, उसके पास भी एजेंसीज है, उसके पास भी टेक्नोलॉजीज है, उसके साथ पास भी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी है। वो भी कहता है कि मैं भी सुपर पावर हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो अमेरिका है, पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि आने वाले 10-12 सालों में अमेरिका यहाँ से चला, मतलब अमेरिका जो है वो ये इमेज खो देगा, और ये जो सुपर पावर का टाइटल है वो चाइना की तरफ जाएगा। पर पीछे से अगर देखा जाए ना, तो एक और देश है जो धीरे धीरे करके इस रेस में शामिल हो रहा है और चाइना को टक्कर देने वाला है। आगे देखते हैं। तो पहले सुपर पावर क्या है ना, वो जान लेते हैं। एक मतलब कोई उसकी डेफिनेशन तो नहीं रहती है, पर सुपर पावर बनने के लिए किसी कंट्री में बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कि आपको यहाँ पे मजबूत होना पड़ता है किसी कंट्री को। पर उसमें जो मुख्य 5 पॉइंट्स हैं, मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ।
उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है ना, वो आप समझ लेते। अ कंट्री इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपर पावर व्हेन इट possesses द एबिलिटी टू प्रोजेक्ट इट्स विल एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबली rather than just within its own region. In a geopolitical terms, it isn't just about having a big army, it about the total power of a nation. देखो क्या कहा है कि आपको सिर्फ आर्मी के बेसिस पे आपको सुपर पावर नहीं कहा जा सकता, उसके पास टोटल पावर होनी चाहिए, उस नेशन के पास टोटल पावर होनी चाहिए। तो टोटल पावर में 5 कौन से मुख्य जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से है? मिलिट्री डोमिनेंस जो पूरी ग्लोबल में फैली होनी चाहिए, अमेरिका की है। इकोनॉमिक हेजिमोनी, तो पूरी दुनिया आपकी करेंसी को लेकर ट्रेड करना चाहिए। पूरी दुनिया ज़्यादातर ट्रेड डॉलर में करती है। अभी उसके बाद चाइना का युआन का नंबर आ रहा है, तो अमेरिका के पास ये भी है। पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक वेट, जैसे यूएन, आईएमएफ, ये जो बड़ी बड़ी संस्था है ना, तो इस पर आपका मतलब प्रभाव होना चाहिए, आपके पास वीटो पावर होनी चाहिए, ये भी अमेरिका के पास है। सॉफ्ट पावर, कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे देखो दुनिया की सबसे कमाई करने वाली मूवीज़ कौन कौन सी है? आप कहेंगे टाइटैनिक, आप कहेंगे अवतार, आप कहेंगे एवेंजर्स, ये कहा कि ये अमेरिका की कम मूवीज़ है। कल्चरल इन्फ्लुएंस देख, ये मूवीज़ का हो गया। खाने में आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, ये कहाँ से आया है? ये अमेरिका का है। तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस भी इनका पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। इटली पिज़्ज़ा आप कहेंगे इटली का है, मैं मानता हूँ, पर ज़्यादातर उसकी जो ब्रांचेस है वो मतलब अमेरिका में है। अमेरिका ज़्यादा उस पिज़्ज़ा को कंज्यूम करता है, अगर देखा जाए इटली के बराबर अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो। रिसोर्स एंड स्पेस सवर्निटी, स्पेस की उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास रिसोर्सेज भी है, उसके पास दुनिया भर में इंटरनेट फैलाने की क्षमता है। स्टारलिंक अमेरिका से आता है, उसके पास स्पेस की टेक्नोलॉजी है। अभी सेमीकंडक्टर में अमेरिका पीछे है, तो वो भी आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके। वो इसलिए ताइवान को मतलब चाइना को इन्वेट नहीं करने दे रहा है ताइवान, क्योंकि वहाँ पे सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है ना, ये अभी के फ़िलहाल अभी जो दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही कवर किया था, मैंने पहले ही बोला था कि पहले अमेरिका था, उसके बाद रशिया था। रशिया और अमेरिका के बीच में एक टसल चलती थी, एक कंपैरिजन रहता था कि कौन बनेगा सुपर पावर। पर 2012 और 2015 के बाद से शी जिनपिंग जब से चाइना में आए, चाइना तब से सुपर पावर के लाइन में खड़ा हो चुका है। पर जो मैं आने वाले देश की बात कर रहा हूँ ना, देखो रशिया तो अभी बहुत पीछे चला गया है, चाइना और अमेरिका है, पर जिस देश की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो वो है अपना इजराइल। ये इजराइल का फ्लैग है, ये इजराइल का अभी के प्राइम मिनिस्टर है। 4 साल से इजराइल भी वॉर में घुसा पड़ा हुआ है। अभी मैं इजराइल की बात क्यों कर रहा हूँ, तो समझ लेते हैं। तो इजराइल का क्या है, देखो पहले इनकी जो बेसिक्स बात है ना, मतलब क्यों ये ज़रूरी है, मैंने जो ये 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट है, ये वो कंपनीज है जो अभी अमेरिका में है। देखो ये अमेरिका में कंपनीज है, अमेरिका में अरबों डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट करती है। पर यहाँ के जो ये कंपनी के ओनर है या कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं ना, वो यहूदी है, वो ज्यूज़ है। और इजराइल का कहना है कि अगर इजराइल में ये लॉ है कि दुनिया भर में कोई भी यहूदी अगर कहीं पे भी जन्म लेता है ना, तो उसका अपने आप इजराइल की सिटीजनशिप मिल जाती है, ये सबको पता है। दूसरी बात, यहूदी अगर किसी देश में रहा है ना, तो फिर भी वो अपनी नेशनलिटी मतलब सिटीजनशिप तो उसको मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, फिर भी वो मतलब क्या कहते हैं ना कि वो अपने देश इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहता है। इजराइल यहूदी, देखो 1945 वर्ल्ड वॉर 2 को याद कीजिए, होलोकॉस्ट हुआ था। ये जो है ना, इनके साथ होलोकॉस्ट से पहले भी इनके साथ बहुत सारी घटना हो गई, होलोकॉस्ट भी हो गया। इनको हर तरीके से प्रताड़ित किया गया और हर जगह से मारकर भगा दिया गया। ये हिस्ट्री में मतलब इतिहास जो है ना, इन्होंने मतलब हिस्ट्री से सीखा और ये वो सीख कर आज यहाँ पे खड़े हुए हैं।
तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, देखो पहले से ये मैं किसी की मतलब कोई बुक पढ़ के या किसी का मतलब वीडियो देख के या कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करके ये नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा कयास है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ आज। तो सबसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पावरफुल देश कौन सा है? था अमेरिका। कैपिटलिस्ट कौन सा देश पावरफुल था? अमेरिका। इन्होंने किसका साथ लिया? इनके साथ में कौन खड़ा हुआ? अमेरिका। जो अमेरिका किसी के साथ खड़ा नहीं होता वो अपना फ़ायदा देखता है। जो अमेरिका किसी को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अपने हथियार बेचता है दोनों तरफ, दोनों मुल्कों को, वो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी युद्ध में क्यों कूदा? पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि देखो हम सबको पता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है ना वो यहूदियों का है। अगर यहूदियों ने कहा तो अमेरिका को कुछ किसी भी तरह अमेरिका में डेमोक्रेटिक की सरकार हो या रिपब्लिक की सरकार हो, इनको इजराइल के साथ खड़ा रहना पड़ता है। ये पूरा यूरोप के अगेंस्ट में जाके इजराइल के साथ खड़े रहते हैं, पर इनको रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उनको जो सरकार चुन कर लाते हैं ना, तो वो यही यहूदी रहते हैं। तो यही इन्हीं यहूदी लोगों के जो कंपनीज है ना आज अमेरिका में, वो पहले उनकी लिस्ट देख लेते। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में कौन है? गूगल, लैरी पेज की। मेटा में फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। ओरेकल है, डेल है, सेल्सफोर्स है। फाइनेंस एंड ब्रेकिंग में गोल्डमैन सच, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन और ब्लूमबर्ग। जेपी मॉर्गन जो जीविश कंपनी जीविश में फाउंड नहीं की थी, पर अभी उनकी लीडरशिप बोर्ड मेंबर जो है वो जीविश है, यहूदी है मतलब। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी फ़िलहाल कोई सेक्टर है ना, तो वो टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट और फाइनेंस में। ये किसी भी देश के सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्टर्स होते हैं। आगे देखो, मीडिया एंटरटेनमेंट में इनका ही बोलबाला है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, वार्नर ब्रोस की, पैरामाउंट ग्लोबल। देखिए मीडिया में भी जो पूरी दुनिया भर में अपनी मूवीज़ दिखाते हैं। रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स में भी स्टारबक्स देखो, द होम डेपोट, स्टील ऑर्डर कंपनीज, राल्फ लॉरेन कॉरपोरेशन। ये वो कंपनीज है जो 200-250 अभी मतलब देखो थोड़े दिनों पहले ट्रम्प ने अमेरिका के जो भी मतलब बिलियन डॉलर्स की कंपनी है उनके साथ, जिन उनके सीईओ के साथ, ओनर के साथ जब मीटिंग की थी, तो उन्होंने 50 बिलियन, 200 बिलियन, 160 बिलियन इस तरीके से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का दावा किया था, प्रॉमिस किया था ट्रम्प को, और वो करेंगे। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बाद अमेरिका तो सीधे सीधे तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा ही रहेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसलिए इन्होंने इस तरीके से अमेरिका को, जो जिस वक्त वो सुपर पावर था, जिस वक्त इजराइल को अमेरिका की ज़रूरत थी, तो इन्होंने अमेरिका को इस तरीके से घेर लिया है कि अमेरिका में जो भी कुछ होगा ना, तो वो इजराइल के हिसाब से होगा। देखने में अलग बात है, पर जो भी जियोपॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ रखते हैं ना, तो उनको पता है कि क्या होता है। आगे देखो, ये ऑपरेशन से इजराइल के ऑपरेशन फिनाले, द कैप्चर ऑफ एडोल्फ हिचमन, जो हिटलर के साथ था होलोकॉस्ट में 1960 में, उसका कैप्चर किया था, अर्जेंटीना से लेकर आए थे। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिच ओलंपिक में। ऑपरेशन डायमंड, ऑपरेशन एंताबे, जो युगांडा से लेकर आए थे। आणि अभी लेटेस्ट द इरानियन न्यूक्लियर आर्काइव थेफ्ट 2018 का। वैसे तो छोटे मोटे बहुत है, पर अभी ये मैंने मतलब 5-6 ऐसे निकाले जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे। यूएन की बात इजराइल सुनता नहीं है। यूएन ने कहा था कि आप पैलेस्टाइन के ऊपर, हम गाज़ा के ऊपर हमला मत कीजिए। इजराइल ने सुना नहीं, इजराइल ने डायरेक्ट इन्वेट कर दिया। तो जिस तरीके से देखो, मैंने 5 पॉइंट पहले बताए थे सुपर पावर होने के लिए क्या है, तो इजराइल के पास भी ये सब कुछ है। इकोनॉमी की बात रही तो इकोनॉमी में अभी इजराइल बहुत दूर है, पता है, पर इजराइल को इकोनॉमी बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठिनाई आएंगी। जो दुनिया चलाता है, जो कंपनीज दुनिया चलाते हैं, वो यहूदी है। वो इजराइल को कभी भी मतलब इकोनॉमी में आगे ला सकते हैं। उनका प्रोडक्ट पूरी दुनिया है। हम जो दुनिया के लोग हैं ना, तो ये पूरी दुनिया उनका प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम उनको पैसा देते हैं। अभी आगे देखिए, ये है मिडिल ईस्टर्न रीजन का मैप। यहाँ पे आपको इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ईरान, ओमान, ये सब यूएई, ये सब कंट्रीज दिख रहे हैं।
ये जो रेड सर्कल है ना, तो उसमें है इजराइल। ये जो ब्लू में बताया गया है तो वो है वेस्ट बैंक, और एक तरफ है गाज़ा। वेस्ट बैंक में तो पूरा का पूरा अभी तक मतलब उसकी वहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी है वो इजराइल हैंडल करती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 60 से 70% के ऊपर सिक्योरिटी जो है वो इजराइल हैंडल करती है। इजराइल को अभी धीरे धीरे करके, इजराइल इतना बड़ा नहीं था, वेस्ट बैंक का एरिया बड़ा था, पर वो धीरे धीरे, और गाज़ा का एरिया बड़ा था, पर इजराइल ने जो 6 डे वॉर हुई थी अरब के साथ, वो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके अपना जो एक्सपेंशन है वो चालू किया था। और अभी ये हाल ही में इनका इतना ही एरिया बचा है वेस्ट बैंक का और गाज़ा का। अभी 4 सालों से 7 अक्टूबर से बाद उन्होंने गाज़ा में इन्वेजन कर लिया है। गाज़ा के पूरे लोगों को बिठा के वो गाज़ा को, मतलब जो प्रॉब्लम है गाज़ा की, वो हमेशा सॉल्व कर लेंगे और पूरा का पूरा गाज़ा इजराइल में आ जाएगा। वो वहाँ से लोगों को निकाल देंगे और उनको कहेंगे कि आप कहीं और सेटल हो जाओ। खास करके उनको अफ्रीका में भेज सकते हैं। अफ्रीका में एक जगह है, उसका मुझे नाम याद में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊँगा। तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंशन है। अभी युद्ध का कारण क्या है? अभी देखो, इसराइल को, किसी को भी समझ में आता है कि अगर जो देश पूरी दुनिया की सुपर पावर को कंट्रोल कर सकता है तो वो खुद भी सुपर पावर बन सकता है। उनकी लॉबी है, डीप स्टेट में सबसे ज़्यादा मेंबर उनके हैं, उनकी लॉबी से अमेरिका चलता है। तो मतलब वो खुद भी बन सकता है ना सुपर पावर। तो उनको अमेरिका की ज़रूरत क्या है? अभी अमेरिका ऑलरेडी इतना पावरफुल नहीं रहा, उसका दुनिया भर में इन्फ्लुएंस नहीं रहा। अभी 2021 की सदी के बाद से, 2020 की सदी के बाद से एशिया का इन्फ्लुएंस दुनिया पर ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स जैसी संगठन जो है ना, तो वो मतलब अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाती जा रही है। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, वो दुनिया पर एक साथ छोड़ती जा रही है, जिस वजह से अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है ना वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है। अमेरिका अपनी पावर धीरे धीरे खोता जा रहा है। तो देखो, अभी इसराइल को पता है कि हमें गाज़ा लेना है, गाज़ा तो वो इजीली ले सकते हैं, पर उनको सबसे बड़ा खतरा था ना, वो था ईरान से, ईरान के प्रॉक्सीज से। अभी उन्होंने ईरान के साथ युद्ध कर लिया है। अभी युद्ध में कूद गए तो ईरान भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको टक्कर दे रहा है। ईरान आज नहीं तो कल ईरान में 2 साल 4 साल ये युद्ध जब तक भी चलेगा ना, इसराइल कंफर्टेबली ये लड़ सकता है। इसराइल को भी नुकसान हो रहा है, ये नहीं कि इसराइल को नहीं हो रहा है, और एरिया में वो छोटा होने की वजह से इसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ईरान एरिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बड़ा है अच्छा खासा, और वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे भी मतलब नुकसान भी हुआ ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मतलब वो अभी इतने दिनों से तो उन पर सैंक्शंस चालू थे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमी का उनको कोई डर नहीं है। लोग उनके अभी धीरे धीरे करके साथ आने लगे, खड़े हो रहे देश के लिए। तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर वो डूब रहा है तो वो पूरी दुनिया को डुबाने के लिए तैयार है, वो अभी इस सिचुएशन में। तो इसराइल जो है ना, इसराइल का नुकसान हो रहा है। 2 साल बाद, 4 साल बाद इसराइल धीरे धीरे करके ईरान को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अभी इसे युद्ध चालू है, इसको 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, पर हर धीरे धीरे करके इसराइल ईरान को ख़त्म करेगा। अगर ईरान यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसराइल को पूरा मिडल ईस्टर्न रीजन में किसी के साथ खतरा नहीं रहेगा। देखो, वो थोड़ा बहुत अपना एक्सपेंशन करने के लिए लेबनान का हिस्सा भी ले लेगा। लेबनान को में उसने अपनी आर्मी उतारने की बात कही है। सीरिया का भी ले लेगा, थोड़ा बहुत जॉर्डन का भी ले लेगा, और इजिप्ट का भी ले लेगा। ये पूरा हिस्सा जो है ना वो धीरे धीरे करके ले लेगा, और ये जितने भी देश है ना वो वहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये इसराइल का कुछ भी नहीं कर सकते। अभी सुपर पावर रहे बनने की बात, देखो इसका सब जगह इन्फ्लुएंस है। मैंने पहले ही कहा इकोनॉमिक की बात है, इकोनॉमिक का हो जाएगा, पर अभी ऐसा क्या है कि ये जो देश है उसकी करेंसी सारे लोग यूज़ करेंगे, यही एक पॉइंट बचता है। तो देखो, पूरी दुनिया में जो ऑयल जो सबसे ज़्यादा है ना वो मिडल ईस्टर्न रीजन में है। ऑयल और गैस, इनकी इकोनॉमिक्स इस पर डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो यहाँ से होती है। ये अपना जो ट्रेड है वो डॉलर में करते हैं। अमेरिका ने उसको डॉलर में करने के लिए कहा है, उसको पेट्रोल डॉलर कहा जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ईरान से हो गया, इजराइल से हो गया,
इस वजह से ये जो देश है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, सीरिया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ओमान हो गया, जॉर्डन हो गया, तो ये जो देश है ना, ये अपना जो तेल बेचते हैं ना, तो ये इसलिए इसकी ट्रेड जो है वो डॉलर में करते हैं, क्योंकि अमेरिका उसको सिक्योरिटी दे रहा है। पर जब से ये वॉर चालू हो गई, ये ईरान से भी नहीं बच पा रहा है, तो अमेरिका की सिक्योरिटी फेल हो गई, अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। अमेरिका उल्टा इनको ट्रम्प कह रहा है कि आप भी आके फ्रंट फुट पे लड़ो हमारे साथ। अरे भाई, उनको लड़ना ही रहता था तो अभी तक वो लड़ते थे, और अभी तक आपके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहते थे। तो अभी ये जब युद्ध खत्म हो जाएगा ना, तो अभी एक ही प्रॉब्लम होगा, जो ब्रिक्स भी चाहता है और जो इजराइल भी चाहता है कि मिडल ईस्टर्न रीजन से अमेरिका को यहाँ से निकाल दिया जाए। इन देशों में अमेरिका के जितने भी बेसेस है, अभी ये खुद कहेंगे, ये देश के जो वो लीडर्स है, वो खुद अमेरिका से कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ से अमेरिका चला गया तो इजराइल को यहाँ पे एंट्री लाने के लिए सबसे अच्छी बात है। देखो, ये सब लोग जो है ना, इनको भी पता है, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, ओमान को, कि मतलब इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखने में ही उनका फ़ायदा है। पर वो नहीं रख पाते थे क्योंकि ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान उनको, उनकी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता था। उनको डर था ईरान से। पर अब ईरान ही नहीं रहा तो ये और इजराइल के रिलेशंस भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, और आगे चल के ये रास्ता इजराइल को ओपन होगा कि अगर आगे चल के इजराइल इन लोगों को कहेगा कि आप अपनी मेरी करेंसी में ट्रेड कीजिए, इस बात को भले ही 10-12 साल लग जाएंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में अगर ईरान ही चला गया, जो टेररिस्ट प्रॉक्सी है वो चले गए, तो पूरी दुनिया को खतरा किससे है? किसी से नहीं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली जो टेररिस्ट अटैक होने वाले उसको 60 से 70% कम ही आ जाएंगी। रही बात यूरोपियन नेशंस की, वो पहले ही साइलेंट है, उनको वॉर हो चाहिए ही नहीं। मिडिल ईस्टर्न रीजन भी वो अपने डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो भी मतलब दुबई हो गया, यूएई हो गया, तो यहाँ पे वो मतलब लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे आके बिजनेस कीजिए। तो जब इनकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल लेगा तो कोई किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है, तो अगर 60 या 70% ट्रेड अगर इजराइल की करेंसी पे हो जाए, सारी दुनिया के सारे देशों को जो है ना, इनकी ज़रूरत है, ऑयल और गैस की ज़रूरत है, और ये ट्रेड होता है इसमें डॉलर में। तो डॉलर को यहाँ से सबसे बड़ा झटका लग गया। अगर पेट्रो डॉलर बंद हो गया ना, तो अमेरिका अपनी सुपर पावर की इमेज जो है वो खो देगा, सुपर पावर की जो तख्त है वो खो देगा, और यहाँ पे इजराइल को एक और चांस मिल जाएगा सुपर पावर बनने में। देखो, 10-12 साल पहले अभी भी पाकिस्तान जैसा देश भी अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा, इजराइल को देश समझने के लिए तैयार नहीं है। पर यही इजराइल थोड़ा थोड़ा करके एक्सपांड हो रहा है, और एक्सपांशन उसका होने के बाद वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अभी ये जो मैंने बताया ना, तो मेरे पहले शुरुआत की सुपर पावर के जो 5 पॉइंट्स है ना, तो उनसे रिलेट कीजिए कि इजराइल में उतनी कैपेबिलिटी है। इनके पास दूसरा भी ऑप्शन है, मिडिल ईस्टर्न रीजन के पास, रशिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। पर अभी रशिया का क्या है, क्या हो सकता है, वो आगे चल के देख लेंगे। पर इजराइल के लिए ये बहुत, मतलब मेरा ख्याल है कि इजराइल के लिए बहुत अच्छा सवाल है कि इजराइल उनका नेबरिंग नेशन है, और वो नहीं चाहते कि अपने पड़ोस के साथ अपने संबंध मतलब खराब हो जाए। तो आने वाले कुछ 10-12 सालों में इजराइल इस तरीके से, जिस तरीके से आज अगर चाइना अमेरिका को टक्कर देता है, तो इजराइल जो है वो चाइना को टक्कर देगा, और इजराइल आने वाले 10-12 सालों में अपने आप को सुपर पावर की रेस में दावेदार घोषित कर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कर देना।